हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आज मैंने गर्भधारण और गर्भावस्था में होने वाली जटिलताओं वाले चैप्टर से आपके क्वेश्चन लेकर आया है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो मुख्य सेविका भर्ती की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेकर आया है मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे कम रह जाती है कहलाती है। ए है मेनोरेजिया, बी है एपिमेनोरिया, सी है मेट्रोरेजिया, डी है डिसमेनोरिया। तो वो कौन सा जो है अवधि होती है जिसमें मासिक चक्र की अवधि जो है 21 दिन रह जाती है, वो कौन सी स्थिति होती है? तो आंसर क्या जाएगा? एपिमेनोरिया। क्या कहलाती है? एपिमेनोरिया कहलाती है। मासिक धर्म की जो है चक्र की अवधि सामान्यतः कितनी होती है? 24 से 28 दिन होती है या फिर 30 दिन होती है। ठीक है, 24 से 28 दिन होती है या फिर 30 दिन होती है, लेकिन यहाँ पे 21 दिन से कम कह रहा है तो एपिमेनोरिया कहलाएगा। ठीक है, एपिमेनोरिया कहलाएगा। ठीक है, मेनोरेजिया क्या होता है? तो मेनोरेजिया जो होता है इसमें क्या होता है? मेनोरेजिया में भारी रक्तस्राव होता है, भारी रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव की स्थिति होती है, और मासिक धर्म काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। मासिक धर्म जो है काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है, तो ये मेनोरेजिया कहलाता है। वैसे हमारे तो 3 से 4 दिन या तो 2 से 3 दिन रहती है बस जो है मासिक धर्म। ठीक है, लेकिन क्या होता है इसमें, क्या होता है, लंबे समय तक बनी रहती है, वो मेनोरेजिया की स्थिति होती है। ठीक है, भारी रक्तस्राव होता है और मासिक धर्म की अवधि जो है काफ़ी लंबे समय तक रहती है, तो ये मेनोरेजिया होता है। ठीक है, एपिमेनोरिया देखा 21 दिन से कम होती है मासिक चक्र की अवधि। मेट्रोरेजिया क्या कहलाता है? मेट्रोरेजिया जो होता है ये होता है, इसमें अनियमित होता है, मासिक धर्म जो है अनियमित होता है, नियमितता नहीं रहती है ना, चाहे जब भी हो जाता है। ठीक है, अनियमित, इसका कोई समय नहीं होता, नियमित समय नहीं होता। ठीक है, तो ये अनियमित होता है। ठीक है, मेट्रोरेजिया की स्थिति होती है। डिसमेनोरिया क्या कहलाती है? डिसमेनोरिया में क्या होता है? तो इसमें जो है भारी जो है पीरियड्स के दौरान जो है भारी असहनीय पीड़ा होती है। ठीक है, पीरियड के दौरान इसमें पीरियड्स के दौरान असहनीय पीड़ा होती है, ये डिसमेनोरिया होती है। असहनीय पीड़ा होती है, डिसमेनोरिया होती है। अब एमेनोरिया क्या होती है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। एमेनोरिया किसे कहते हैं? ठीक है, एमेनोरिया किसे कहते हैं? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, एमेनोरिया किसे कहते हैं? ये एमेनोरिया किसे कहते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप लोग इसको आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आंसर करिएगा यहाँ पे बी, एपिमेनोरिया है। ठीक है, एपिमेनोरिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 40 सप्ताह की अवधि में शिशु की लंबाई होती है। ए है 30 सेंटीमीटर, बी है 35 सेंटीमीटर, सी है 45 सेंटीमीटर, डी है 50 सेंटीमीटर। तो 40 सप्ताह की अवधि में शिशु की लंबाई कितनी होती है? कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा डी? 50 सेंटीमीटर। 40 सप्ताह कह रहा है। अब तो ये जन्म की स्थिति भी होती है, जन्म वाला सप्ताह जो होता है। ठीक है, इसमें चाहे बच्चा जन्म भी ले सकता है, तो वही या तो पूछ दे जन्म के समय बालक की जो है लंबाई कितनी होती है, या फिर 40 सप्ताह पे तो कितनी? 50 से 55 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 से 55 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, यदि इंच में पूछे तो लंबाई कितनी होती है जन्म के समय? तो 18 से 20 इंच होती है। ठीक है, 18 से 20 इंच में हो जाएगा, और यदि पूछे सेंटीमीटर में तो 50 से 55 सेंटीमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गर्भकालीन जटिलताएं एवं परेशानियां निम्नलिखित में से होती हैं। ए है मॉर्निंग सिकनेस है, बी है बवासीर है, सी अनिद्रा है, डी है बार बार मूत्र त्यागना है, ई है सभी। तो गर्भकालीन जटिलता और परेशानियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो मॉर्निंग सिकनेस भी होता है, ये सही है। मॉर्निंग नोजिया और वॉमिटिंग की स्थिति होती है। ठीक है, सुबह सुबह तो मॉर्निंग सिकनेस होता है, सुबह सुबह आपको जो है वॉमिटिंग या नोजिया वाली प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, बवासीर भी होता है। बवासीर से अब क्या मतलब है कि बवासीर भी होता है गर्भकालीन में? तो हाँ होता है। कैसे कैसे होता है? तो ये जो है आपका जो होता है बवासीर में क्या होता है, पाइल्स में जो है एनस के जो किनारे जो है आसपास की शिराएँ होती हैं, जो एनएस के किनारे जो आसपास की जो शिराएँ होती है, ये क्या होती है? फूल जाती हैं, इसे फूल जाती है। अब चूँकि गर्भावस्था में क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आपकी होती है। तो कब्ज के कारण क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन जो है इसके कारण क्या होता है, कब्ज रहता है तो मल जो होता है काफ़ी दबाव के प्रेशर में निकलता है। ठीक है, काफ़ी दबाव के द्वारा जो है बाहर निकलता है, तो इससे क्या होता है कि थोड़े थोड़े रक्त की मात्रा भी मल में आ जाती है। ठीक है, तो वही क्या बवासीर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे?
सभी है, ठीक है। अनिद्रा भी होती है, इसमें क्या होता है आपके शरीर में ऐंठन भी होता है, मांसपेशियाँ जो है ऐंठन होती है, ठीक है। तो ये अनिद्रा, इससे क्या होता है आपको नींद नहीं होते हैं, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, बार बार मूत्र त्यागना भी होता है, ठीक है। तो मूत्र त्यागना जो है ये स्टार्टिंग में होता है, लेकिन 4 से 5 जो है महीने में ये क्या होता है, चौथे 5वें महीने में क्या नॉर्मल हो जाता है, जैसे नॉर्मल होता है वैसे हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर से जो है स्टार्ट हो जाता है 8वें से 9वें महीने में, ठीक है। 8वें से 9वें महीने में फिर ये बार बार मूत्र त्यागने वाली प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सभी है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, गर्भावस्था में रक्त प्रवाह की अव्यवस्था के कारण मांसपेशियों में ऐंठन होता है, इससे आराम हेतु पैरों को कितने सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखना चाहिए? ए है 15 सेंटीमीटर, बी है 20 सेंटीमीटर, सी है 25 सेंटीमीटर, डी है 30 सेंटीमीटर। तो गर्भावस्था में रक्त प्रवाह की अव्यवस्था होती है, क्या होता है अव्यवस्था के कारण या फिर रक्त प्रवाह जो है न होने के कारण क्या है मांसपेशियों में क्या ऐंठन होता है, और इससे क्या होता है आराम के लिए पैरों को कितने सेंटीमीटर ऊंचा रखना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो कितने आंसर क्या हो जाएगा सी 25 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। डॉक्टर आपको सलाह देता है कि यदि आप जो है पैर के नीचे तकिया रखकर जो है सोएंगी 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई तो जो है तो इससे आपको आराम मिलेगा, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 है, गर्भावस्था की अवधि होती है, ए है 30 से 35 सप्ताह, बी है 30 से 40 सप्ताह, सी है 35 से 42 सप्ताह, डी है 37 से 42 सप्ताह। तो गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? कितनी होती है? 37 से 42 सप्ताह होती है। कितनी होती है? 37 से 42 सप्ताह होती है। और मैच्योर में बेबी जो पैदा होता है वो किस समय होता है? तो 37 से 40 सप्ताह, ठीक है। 37 से 40 सप्ताह के बीच में जो बेबी पैदा होता है वो मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, ठीक है। और गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 37 से 42 सप्ताह होती है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, मासिक धर्म चक्र कितने दिन का होता है? ए है 20 से 25 दिन का, बी है 22 से 23 दिन का, सी है 24 से 28 दिन का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मासिक चक्र की अवधि कितने दिन की होती है? आंसर क्या हो जाएगा? कितनी होती है? अभी मैंने ऊपर बताया आपको कितनी होती है, 24 से 28 दिन की होती है। कितनी होती है? 24 से 28 दिन की होती है, या फिर किसी किसी की 30 दिन की होती है, ठीक है। और यदि 21 दिन से कम हो जाए या 21 दिन हो जाए तो क्या होती है? एपिनोरिया कहलाती है, एपीमेनोरिया कहलाती है, ठीक है। एपीमेनोरिया कहलाती है, ठीक है। तो ये होती है 21 दिन से कम की स्थिति के कारण कहलाती है, ठीक है। तो साथ में इसको याद करते रहेंगे तो इस तरह आपको याद रहेगा, भूलेगा नहीं आपको। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, लेबियम माइनोरा के मध्य की दीवार और योनि का बाहरी भाग तथा मूत्र छिद्र जिसमें खुलते हैं उसे कहते हैं? ए है पेरिनियम, बी है मॉन्स प्यूबिस, सी है वेस्टिबुल, डी है क्लिटोरिस। तो मैंने जो है स्त्रियों के जो है बाह्य प्रजनन के बारे में कल चित्र के माध्यम से आपको समझाया था बहुत ही अच्छे से। इसमें नाम आपको याद करने की रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रटने से क्या होगा कुछ दिन तो याद रहेगा लेकिन बाद में क्या हो जाएगा फिर से भूल जाएगा। इसलिए मैंने आपको चित्र के माध्यम से कल की वीडियो में समझाया इसको। यदि आपने नहीं देखा है तो कल की वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया है कि इसे क्या कहते हैं, तो आप लोग वहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लेबियम माइनोरा के मध्य की दीवार और योनि का बाहरी भाग तथा मूत्र छिद्र जिसमें खुलता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो मैंने उसमें चित्र में कल बताया किसी लेबियम माइनोरा कहते हैं, किसी लेबियम मेजोरा कहते हैं, पेरिनियम किसे कहते हैं, क्लिटोरिस क्या होता है, ठीक है, और वेस्टिब्यूल क्या होता है, ये सब के बारे में कल चित्र के माध्यम से समझाया। तो आप कल की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, गर्भावस्था के दौरान एक समान जुड़वा को किस नाम से जानते हैं? ए है मोनोजाइगोट ट्विंस के नाम से, बी है डाइजाइगोट ट्विंस के नाम से, सी है ट्राइजाइगोट ट्विंस के नाम से, डी है इनमें से सभी। तो गर्भावस्था के दौरान एक समान जुड़वा को किस नाम से जानते हैं? क्या हो जाएगा? ए मोनोजाइगोट। क्या कहते हैं? मोनोजाइगोट कहते हैं, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 3 माह की गर्भावस्था के पश्चात भी यदि लगातार वमन और उल्टियाँ होती रहती हैं तो यह स्थिति कहलाती है? ए है एक्लेम्सिया, बी है प्री एक्लेम्सिया, सी है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, डी है इनमें से सभी। तो 3 माह की गर्भावस्था के पश्चात भी यदि वमन और उल्टियाँ बनी रहती तो उसको क्या कहेंगे? सामान्यतः तो 3 महीने तक होती है, ठीक है, वोमन ये नॉर्मल है, होना चाहिए, लेकिन यदि इसके बाद भी अगर ये जो है स्थिति बनी रहती तो इसे हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? इसे हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया क्या है? तो ये गर्भकालीन अवस्थाओं में जो है गर्भकालीन विषाक्तता है, ठीक है, गर्भकालीन विषाक्तता है जिसमें ये एक्यूट विषाक्तता है। कौन सी है? एक्यूट टॉक्सोमिया है, ठीक है।
आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, गर्भावस्था के 8वें माह में सामान्य महिलाओं की तुलना में एक गर्भवती स्त्री में ब्लड की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत तक बढ़ जाती है? ए है 10%, बी है 40%, सी है 30%, डी है 50%। तो गर्भावस्था के 8वें माह में सामान्य महिलाओं की तुलना में जो गर्भवती स्त्री होती है उसमें ब्लड की मात्रा कितनी हो जाती है? प्रतिशत बढ़ जाती है, तो 50। कितनी प्रतिशत? 50% जो बढ़ जाती है। सामान्यतः जो है सामान्य से 50% बढ़ जाती है। अब 50% बढ़ने के कारण ही अब क्या होगा, जो भ्रूण होता है उसको पोषण जो है अच्छी तरह से मिलता रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, गर्भ में शिशु के शरीर पर श्वेत रंग का मोम सदृश चिकना पदार्थ लगा रहता है जिसे कहते हैं? ए है लेनगो, बी है वर्निक्स कैसियोसा, सी है मैकोनियम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं, जो शिशु के ऊपर श्वेत रंग का मोम सदृश चिकना पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं, जो कि शिशु के शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। लेनिगो क्या आता है, तो जो है शिशु के शरीर पे जो कोमल रोए जो है बाल जो होते हैं रोम वाले, तो उसे ही लेनिगो कहते हैं। ठीक है, जो कोमल रोए होते हैं उन्हें लेनिगो कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, नवजात शिशु की लंबाई जन्म के समय होती है, जन्म के समय कितनी होती है? 10 से 15 इंच, 15 से 20 इंच, 18 से 20 इंच, 20 से 25 इंच। तो मैंने बताया ऊपर कितनी होती है, 18 से 20 इंच, 18 से 20 इंच होती है। कितनी होती है? 18 से 20 इंच होती है। ठीक है, और सेंटीमीटर में पूछेगा तो 50 से 55 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 50 से 55 सेंटीमीटर होती है। आगे है, क्वेश्चन नंबर 13 है, गर्भपात शब्द का प्रयोग करते हैं? ए है 30 से 32 सप्ताह की अवधि पर गर्भ की समाप्ति को, बी है 37 से 42 सप्ताह की अवधि पर गर्भ की समाप्ति को, सी है 24 से 28 सप्ताह की अवधि पर गर्भ की समाप्ति को, डी है 28 से 30 सप्ताह की गर्भ की समाप्ति को गर्भपात कहते हैं। तो किसको कहते हैं? गर्भपात शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जब जो है 24 से 28 सप्ताह की अवधि में गर्भ की समाप्ति हो जाती है तो इसे गर्भपात कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। ठीक है, 24 से 28 सप्ताह की अवधि, इसको याद रखिएगा कि किस समय जो है गर्भपात जो है गर्भ की किस समय की गर्भ की समाप्ति को हम गर्भपात कहते हैं। तो क्या होगा? 24 से 28 सप्ताह। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, गर्भपात के कारण है? ए है गर्भाशय का स्थान च्युत होना, बी है RH कारक, सी है विटामिन ई एवं फॉलिक एसिड की कमी, डी है विकृत शुक्राणु एवं विकृत गुणसूत्र, ई है सभी। तो गर्भपात के कारण क्या होते हैं? गर्भाशय का स्थान जो है च्युत होना, यानी जहाँ पे गर्भाशय का जो है गर्भ जो है स्थान होना चाहिए वहाँ पे नहीं होना। ठीक है, तो क्या होना? तो ये भी ठीक है, गर्भाशय का स्थान च्युत होना। RH कारक भी है। ठीक है, विटामिन ई फॉलिक एसिड की कमी के कारण भी गर्भपात हो सकता है। विकृत शुक्राणु तथा विकृत गुणसूत्र का भी होना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सभी। ठीक है, ये सभी गर्भपात के कारण हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, गर्भपात के कितने प्रकार हैं? ए है 6, बी है 7, सी है 8, डी है 9। तो कितने प्रकार हैं? आंसर क्या हो जाएगा? कितने? 9 प्रकार के। कितने? 9 प्रकार के। गर्भपात के कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार के। कौन कौन से? संभाव्य गर्भपात, जिसे थ्रेटेंड भी कहते हैं, संभाव्य या थ्रेटेंड गर्भपात है, अनिवार्य गर्भपात है, अनिवार्य संभाव्य गर्भपात जिसमें जो है गर्भपात होने वाला होता है, लेकिन हम यदि सावधानी बरतते हैं तो उसे हम गर्भधारण को बनाए रख सकते हैं। अनिवार्य क्या होता है? जिसमें जो है अनिवार्य मतलब गर्भपात हो ही जाता है। ठीक है, अनिवार्य गर्भपात होता है जिसे बचाया नहीं जा सकता है। एक अपूर्ण गर्भपात होता है, एक अपूर्ण होता है, एक पूर्ण होता है, एक पूर्ण गर्भपात होता है। ठीक है, एक जो है लुप्त या अप्राप्य गर्भपात होता है, और एक जो होता है सेप्टिक होता है। सेप्टिक एक आदतन होता है। तो कितने हुए? 4 ये हुए और 3 7 हुए। एक आदतन होता है और एक कौन सा होता है? एक जो प्रेरित होता है, एक प्रेरित गर्भपात होता है, प्रेरित होता है, और एक चिकित्सीय गर्भपात होता है। एक कौन सा होता है? चिकित्सीय होता है। ठीक है, चिकित्सीय गर्भपात होता है। तो गर्भपात के 9 प्रकार है। संभाव्य में बचाया जा सकता है, अनिवार्य में गर्भधारण नहीं बचाया जा सकता। अपूर्ण में क्या होता है? इसमें क्या होता है? प्लेसेंटा का कुछ भाग जो है गर्भाशय में पड़ा रहता है, तो ये अपूर्ण होता है, पूरी तरह से नहीं बाहर निकलता है। पूर्ण क्या होता है? इसमें पूरी तरह से सभी जो है पदार्थ गर्भाशय से बाहर निकल जाते हैं, पूर्ण गर्भपात होता है। लुप्त क्या होता है? इसमें महिला को पता नहीं चलता है कि उसका गर्भपात हो गया रहता है, कुछ दिनों के बाद पता चलता है जब वो जाँच कराने जाती है। इसमें क्या होता है? लुप्त में
लुप्त गर्भपात में क्या होता है, भूरे रंग का रक्तस्राव होता है, ठीक है। एक सेप्टिक गर्भपात होता है, सेप्टिक जो होता है, सेप्टिक गर्भपात में कहते हैं ये अकस्मात हो जाता है या विफल प्रयास के कारण जो होता है, जो है सेप्टिक गर्भपात के अंदर आते हैं। सेप्टिक में आपका प्रेरित भी आ सकता है और पूर्ण गर्भपात भी आता है, ठीक है, सेप्टिक में, ठीक है। सेप्टिक में क्या होता है, तो इसमें जो है गुलाबी रंग का रक्तस्राव होता है, ठीक है, बदबूदार और गुलाबी रंग का रक्तस्राव होता है। आदतन क्या होता है, इसमें बार बार गर्भपात होता रहता है, ठीक है। जब भी महिला गर्भ धारण करती है उसका जो है हमेशा बार बार जो है गर्भपात होता जाता है। तो आदतन इसका कारण क्या होता है, प्रजनन की कमी के कारण हो सकता है, या फिर जो है आंतरिक जो है संवरणी का जो है ढीले हो जाने के कारण जो है भ्रूण जो है सर्विक्स के नीचे आ जाता है, सर्विक्स के तक आ जाता है, तो इससे क्या होता है, गर्भपात हो जाता है, तो आदतन होता है, ठीक है। प्रेरित क्या होता है, जो जानबूझ के गर्भपात कराया जाता है, लीगल होता है, जो इलीगल और लीगल भी आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। और चिकित्सीय गर्भपात क्या होता है, चिकित्सीय क्या होता है, यदि माँ को कोई किसी भी प्रकार का खतरा है गर्भधारण करने से, तो उसमें जो है चिकित्सीय गर्भपात कराया जाता है, ठीक है। तो ये सभी हैं गर्भपात के प्रकार, आंसर क्या है 9, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, वह गर्भपात जिसमें योनि से 24 से 28 सप्ताह की अवधि में रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है गर्भपात हो सकता है, परंतु सावधानी बरतने पर रोका जा सकता है। तो उसे कौन सा वो गर्भपात कहलाएगा, अनिवार्य गर्भपात, अपूर्ण गर्भपात, अप्राप्त या लुप्त गर्भपात, संभाव्य गर्भपात। तो कौन सा जिसमें हम सावधानी बरतेंगे तो उसे रोका जा सकता है, तो वो क्या है, संभाव्य, इसमें संभावना रहती है, ठीक है, बचाए रख गर्भधारण को बचाए रखने की, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग ने ऊपर बात कर ही लिया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 17 है क्वेश्चन नंबर, अगर महिला का निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है तो इस स्थिति को कहते हैं, ए है अस्थानिक गर्भावस्था, अस्थानिक गर्भावस्था, एक्टोपिक गर्भावस्था, बी एंड सी बोथ। तो क्या कहते हैं कि जो गर्भाशय के अतिरिक्त, चूँकि गर्भाशय में विकसित होना चाहिए लेकिन वो गर्भाशय में ना विकसित होकर कहीं और विकसित हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो अस्थानिक या एक्टोपिक कहलाएगा। तो यहाँ पे बी एंड सी दोनों होंगे, ठीक है, अस्थानिक कहलाएगा या फिर एक्टोपिक कहलाने से, ठीक है। कहीं और होने का मतलब क्या है, फैलोपियन ट्यूब में ही, ये फैलोपियन ट्यूब आपका रहता है, फैलोपियन ट्यूब रहता है, तो यहीं पे क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही अगर विकसित होने लगता है। अब यहाँ पे जगह तो है नहीं कि वो बहुत बड़ा होता जाएगा, तो इसका स्थान यहाँ गर्भावस्था में होना चाहिए, गर्भाशय में है, लेकिन ये यहीं पे विकसित होने लगेगा, तो ये एक्टोपिक कहलाएगा या अस्थानिक गर्भावस्था कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस गर्भपात में भूरे रंग का स्राव होता है, यह है सेप्टिक गर्भपात, प्रेरित गर्भपात, आदतन गर्भपात और अपूर्ण गर्भपात में। तो मैंने ऊपर बताया आपको किस में भूरे रंग का स्राव होता है, तो किस में होता है, आंसर क्या हो जाएगा, किस में होता है, सेप्टिक में होता है, नहीं सेप्टिक में नहीं होता है, ये भूरे रंग का जो स्राव होता है वो लुप्त प्राय में होता है, किस में होता है, लुप्त प्राय या अप्राप्त गर्भपात में होता है, किस में होता है, अप्राप्य गर्भपात में होता है, ठीक है, भूरे रंग का स्राव होता है, ठीक है। सेप्टिक में तो आपका बदबूदार होता है, बदबूदार और गुलाबी रंग का रक्तस्राव होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर नहीं दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे किस में होगा, यहाँ भूरे रंग का स्राव जो होता है ये लुप्त में होता है, ठीक है, आपका यहाँ पे आंसर नहीं दिया। सेप्टिक में मैंने बताया बदबूदार होता है और कैसा होता है, गुलाबी रंग का स्राव होता है, ठीक है। तो यहाँ लुप्त प्राय होना चाहिए, भूरे रंग का जो स्राव होता है वो लुप्त प्राय में होता है, ठीक है, आपका आंसर इसमें नहीं दिया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, गर्भकालीन विषाक्तता कितने प्रकार की होती है, ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो गर्भकालीन विषाक्तता कितने प्रकार की होती है, कितनी होती है, 2 प्रकार की, आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, एक एक्यूट होती है और क्रोनिक होती है, एक्यूट होती है और एक क्रोनिक होती है, ठीक है, क्रोनिक होती है, एक एक्यूट होती है और एक क्रोनिक होती है। एक्यूट यानी तीव्र विषाक्तता, और एक दीर्घ अवधि का होते हैं जो दीर्घकालिक होते हैं, ठीक है, लंबे समय तक जो होती है, ठीक है, ये क्रोनिक होती है। एक्यूट में 2 आता है, एक प्री एक्लेम्पसिया आता है, आपका प्री एक्लेम्पसिया आता है और एक एक्लेम्पसिया आता है, ठीक है, एक्लेम्पसिया आता है, ठीक है। दीर्घावधि में कौन सा आता है, तो एक जो है उच्च रक्तचाप इसमें होता है, दीर्घावधि में उच्च रक्तचाप होता है, और नेफ्राइटिस की जो गुर्दे की बीमारी होती है, ठीक है, गुर्दे की बीमारी आती है, ठीक है, दीर्घावधि में, ठीक है, जो लंबे समय तक रहती है, ठीक है। ये प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया एक्यूट में आते हैं, और उच्च रक्तचाप और गुर्दे की बीमारी है क्रोनिक में आती है, ठीक है। तो ये गर्भकालीन विषाक्तता 2 प्रकार की है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा गर्भकाल की तीव्र विषाक्तता का प्रकार नहीं है, ए है प्री एक्लेम्पसिया, बी है एक्लेम्पसिया, सी है उच्च रक्तचाप, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा गर्भकाल की तीव्र विषाक्तता का प्रकार नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा,
मैंने बताया तीव्र में कौन सा है, एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया आते हैं। और उच्च रक्तचाप जो है ये तो क्रोनिक में आता है, तो यहाँ पे सी ही नहीं रहेगा, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, बाकी ये दोनों है। प्री एक्लेम्शिया में क्या आता है आपका, प्रोटीनूरिया होता है। प्रोटीनूरिया की स्थिति होती है, प्रोटीनूरिया शरीर से निकलता है, ठीक है, मूत्र मार्ग से प्रोटीनूरिया आपका निकलता है, प्रोटीनूरिया। और क्या आता है, सूजन होती है, ठीक है, सूजन आपके पैरों में होती है, ठीक है। और एक स्थिति होती है एक्लेम्शिया में, क्या होता है, एक्लेम्शिया में आपका क्या होता है, एक्लेम्शिया में आपका जो है शरीर में ऐंठन होती है और बेहोशी आती है, ऐंठन और बेहोशी आती है, ठीक है, बेहोशी वाली प्रॉब्लम आपको होती है। जो प्री एक्लेम्शिया की ही गंभीर स्थिति आपकी एक्लेम्शिया होती है। यदि प्री एक्लेम्शिया तो प्रोटीनूरिया और सूजन आती है, ठीक है, यदि इससे भी गंभीर स्थिति आ जाती तो वो आपकी एक्लेम्शिया कहलाने लगेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, 12वें सप्ताह के बाद वजन में कितने किलोग्राम की वृद्धि होती है। ए है 0.1 kg की, बी है 0.2 kg की, सी 0.4 kg की, डी है 0.5 kg की। तो 12वें सप्ताह के बाद वजन में कितने kg की जो है वृद्धि होती है, तो कितने की होती है आपकी, सामान्यतः 0.5 kg की। आंसर क्या होगा, डी। सामान्यतः जो 12वें सप्ताह से आपके वजन में वृद्धि होगी 0.5 kg की। कितनी थी, 0.5 kg की। यदि आपके शरीर में आपको लग रहा है कि आपकी जो है आपका वजन काफ़ी तेज़ी से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस आपको डॉक्टर से जांच करानी चाहिए कि कहीं आपको प्री एक्लेम्शिया की प्रॉब्लम तो नहीं ना है, ठीक है। तो 12वें सप्ताह से आपका वजन कितना बढ़ेगा, 0.5 kg, जो गर्भवती महिला होगी उनका, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से रक्तचाप कितने से अधिक बढ़ जाने पर प्री एक्लेम्शिया का लक्षण मानना चाहिए। ए है 150 प्रति 100, बी है 130 प्रति 80, सी 160 प्रति 120, डी है 120 प्रति 80। तो रक्तचाप कितने अधिक बढ़ जाने से प्री एक्लेम्शिया का लक्षण मानना चाहिए, तो कितने से अधिक अगर बढ़ जाता है तब प्री एक्लेम्शिया की स्थिति माननी चाहिए। तो कितना, 130 प्रति 80, ठीक है, 130 80 जो है, अगर इससे भी अधिक जो है रक्तचाप है तब आपको प्री एक्लेम्शिया की स्थिति मान लेनी चाहिए, ठीक है। तो वो प्री एक्लेम्शिया आपको डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाए, 130 80, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रोटीनूरिया की स्थिति देखी जा सकती है। ए है एक्लेम्शिया में, बी है प्री एक्लेम्शिया में, सी उच्च रक्तचाप में, डी है दीर्घावधि विषाक्तता में। तो प्रोटीनूरिया की स्थिति किसमें देखी जाती है, प्री एक्लेम्शिया में। आंसर क्या हो जाएगा, बी, प्री एक्लेम्शिया में, ठीक है। बताएं, प्रोटीनूरिया और सूजन आता है प्री एक्लेम्शिया में, और एक्लेम्शिया में ऐंठन और बेहोशी आती है। प्रोटीनूरिया के उपचार हेतु, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रोटीनूरिया के उपचार हेतु क्या करना चाहिए। ए है गर्भवती स्त्री को आराम करना चाहिए, बी है दूध आधा लीटर तथा अन्य तरल 1.5 लीटर से अधिक नहीं लेना चाहिए, सी सोडियम युक्त भोजन नमक की कम मात्रा लेनी चाहिए, डी है सभी। तो प्रोटीनूरिया के उपचार में क्या करना चाहिए, तो महिला को जो है, गर्भवती महिला को आराम करना चाहिए, दूध जो है आधा लीटर और अन्य तरल 1.5 लीटर से अधिक नहीं लेने चाहिए, और सोडियम सभी, तो यहाँ पे डी हो जाएगा सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चे के जन्म के समय उसके यकृत में कौन सी विटामिन उपस्थित होती है। ए है ए, बी है बी, सी है सी, डी है डी। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो कौन सी हो जाएगी, यकृत में कौन सी विटामिन उपस्थित होती है भ्रूण के, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, विटामिन ए। कौन सी होती है, विटामिन ए। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एमिनोरिया जो है किसे कहते हैं, तो उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भ्रूणावस्था का समय होता है। ए है जो 0 से 2 सप्ताह, बी है 2 से 8 सप्ताह, सी 8 से जन्म तक, डी है इनमें से सभी। तो भ्रूणावस्था का समय होता है, तो गर्भकालीन अवस्थाएं 3 होती है, ठीक है, गर्भकालीन 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है। एक कौन सा होता है, एक डिंबावस्था या बीजावस्था होता है, डिंबावस्था होता है या फिर बीजावस्था, दूसरा भ्रूणावस्था होता है, भ्रूणावस्था, तीसरा होता है गर्भावस्था, गर्भावस्था, ठीक है, गर्भावस्था। जो डिंबावस्था होता है, डिंबावस्था या बीजावस्था, ये 0 से 2 सप्ताह तक रहता है। डिंबावस्था 0 से 2 सप्ताह तक होता है, ठीक है। 0 से 8 सप्ताह का भ्रूणावस्था होता है, भ्रूणावस्था। और 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक, यहाँ 8 सप्ताह होगा, ठीक है, 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक कौन सा होता है, तो वो होता है आपका गर्भावस्था, ठीक है, गर्भावस्था होता है, ठीक है, गर्भावस्था 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक, ठीक है। तो भ्रूणावस्था का समय 2 से 8 सप्ताह, आंसर बी हो जाएगा, 2 से 8 सप्ताह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, भ्रूण की हृदय की धड़कन को सुना जाता है। ए है अपगार स्कोर से, बी स्टेथोस्कोप, सी कार्डियोग्राफ, डी है माइक्रोस्कोप से। तो भ्रूण की हृदय की धड़कन को सुना जाता है किससे,
किससे? स्टेथोस्कोप से। बी हो जाएगा स्टेथोस्कोप से। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्री मेच्योर बेबी जिसका जन्म 6वें माह में ही हो गया हो रखा जाता है। ए है लेबर रूम में, बी है कांच में, सी है स्पेशल केयर यूनिट में, डी है आईसीयू में। तो प्री मेच्योर बेबी, जो बेबी क्या है 6वें महीने में जिसका जन्म हो जाता है वो प्री मेच्योर होता है, पूरी तरह से मेच्योर होता नहीं है। तो क्या हो जाएगा? तो किस में रखना चाहिए उसको? स्पेशल केयर यूनिट में। आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्पेशल केयर यूनिट में रखना चाहिए। ठीक है, जिसका जन्म 6वें माह में हो गया रहता है उसको क्या कहते हैं? स्पेशल केयर यूनिट में रखना चाहिए। ठीक है, जिस शिशु का जन्म 6वें माह में हो जाता है उसको किसमें रखना चाहिए? स्पेशल केयर यूनिट में। क्यों स्पेशल केयर यूनिट में रखना चाहिए? क्योंकि 6वें माह में ही बेबी का क्या होता है? जन्म हो जाता है। ठीक है, अब वो पूरी तरह से क्या मेच्योर हुआ नहीं है, क्योंकि 7वें महीने तक तो वो उसका अंग ही विकसित होता रहता है। ठीक है, 7वें महीने में सभी अंग उसके विकसित हो जाते हैं पूरी तरह से। अब 6वें महीने में ही वो पैदा हो गया तो क्या हो जाएगा? उसको अब बचाना, उसका जीवित जो है उसको जीवित रखना काफ़ी जो है मुश्किल का काम होता है। तो उसको स्पेशल केयर यूनिट में रखा जाता है। इससे क्या होता है? उसकी संभावना रहती है कि वो जीवित रह सकता है। ठीक है, तो इसलिए उसको स्पेशल केयर यूनिट में रखा जाता है। ठीक है, 6वें माह में। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथम 2 से 3 दिन तक स्तनों से निकलने वाले गाढ़े पीले द्रव को कहते हैं। ए है मैकोनियम, बी है कोलेस्ट्रॉल, सी कोलेस्ट्रम, डी है सभी। तो क्या कहते हैं? जो गाढ़ा पीला द्रव निकलता है स्तनों से तो क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। सी हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है, ये जो है इस दूध को पीने से बच्चे में क्या होते हैं? एंटीबॉडी जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता बच्चे में बढ़ती है। ठीक है, माँ की ये जो 2 से 3 दिन तक दूध निकलता है इससे बालक में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहती है। ठीक है, बढ़ती रहती है, बढ़ती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथम 2 से 3 दिन तक स्तनों में निकलने वाले गाढ़े पीले द्रव को कहते हैं। यह है मैकोनियम, बी है कोलेस्ट्रॉल, सी कोलेस्ट्रम, डी है सभी। तो वही क्वेश्चन है ये। आंसर क्या हो जाएगा? सी कोलेस्ट्रम कहते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सर्वप्रथम गर्भाशय का संकुचन कितने समय के अंतर पर होता है? ए है 30 मिनट, बी है 1 घंटा, सी है 30 सेकेंड, डी है 10 मिनट। तो सर्वप्रथम गर्भाशय का संकुचन कितने समय पर होता है? स्टार्टिंग में कितना होता है? 30 मिनट पर होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए 30 मिनट पर होता है। लेकिन फिर जैसे जैसे समय जो है नज़दीक आता रहता है बेबी के पैदा होने के लिए तो संकुचन जो है काफ़ी तेज़ी से होने लगता है और उनके बीच का जो अंतर होता है काफ़ी कम हो जाता है। कितना हो जाता है? 10 मिनट हो जाता है। ठीक है, 10 मिनट ही हो रहता है। ठीक है, घटता जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 30 मिनट। स्टार्टिंग में 30 मिनट होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा आप लोग, और कमेंट में जो मैंने क्वेश्चन पूछा है आप लोग इसका आंसर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।